जी हाँ जी। नमस्कार साथियों। टारगेट मास्टर फैक्ट्री बेच में मैं नुमान किसान आरजी स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, बिल्कुल रीति विज्ञान आज से शुरू होती है। मुख्य परीक्षा को देखते हुए और हमारी पात्रता को देखते हुए आरटी एक्ट 2009 को बेहतरीन तरीके से फोड़ा है। अब साथियों बारी आती है रीति विज्ञान की। एक बार सभी साथी शेयर कर दीजिए और आज से देखिए कि कैसे पढ़ते हैं साथियों रीति विज्ञान, कैसे टीचिंग मेथड को याद करते हैं। अब तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है ना, उस मैटर को देखना और आज से जो पढ़ोगे ना, अरे उस मैटर को देखना, पता पड़ेगा कि तकलीफ क्लास वाली भैया वाली क्लास में और उन क्लास में कितना अंतर है। बिल्कुल सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्ते। रात को 10 बजे होने वाली क्लास शुरू हो गई है। साथियों एक बार पुनः बता दूं, रात को 10 बजे शुरू होने वाली क्लास, जो गाड़ी है ना, जो साधन है जो आपको नौकरी तक लेके जाएगा, वो साधन साथियों स्टार्ट हो चुका है। आइए बैठ जाइए। नाथी ना कृष्णा जी, अभी देखना आज से जो हमारा रीति विज्ञान स्टार्ट हो रहा है, बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। यहीं पर याद होगा, यहीं पर याद होगा। दुनिया में जितने भी बुक है जहां से आप ऑब्जेक्टिव देखते हो ना, सारे ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, 12 किताब से अध्ययन करवाऊंगा। बिल्कुल एक बार शेयर कर दीजिए, जिनको पढ़ना था वो आ गए। स्टार्ट करते हैं साथियों रीति विज्ञान में सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, निदानात्मक परीक्षण। क्या स्टार्ट कर रहा हूं, सुनो ना, निदानात्मक परीक्षण। ये वो टॉपिक है साथियों जो पात्रता में भी आवेगा और मुख्य परीक्षा में भी आवेगा। और सुनो, और सुन लियो, और सुन लियो, हिंदी के टीचिंग मेथड में भी आएगा, अंग्रेजी में भी आएगा, संस्कृत में भी आएगा, विज्ञान में, गणित में, सामाजिक ज्ञान में, साइकोलॉजी में, सब में आएगा। तो क्यों ना यहीं पर ऐसे मत समझना, मैं पूरा टॉपिक करवाऊंगा, फिर किसी भी भाषा में लागू करो। हिंदी के लिए भी हो गया, सामाजिक ज्ञान के लिए भी हो गया, सब सब्जेक्ट के लिए हो गया। साथियों पीडी पाठक जो बुक देखते हो ना, पीडी पाठक का पूरा मैटर आएगा। साथियों गाइड जो बनती है ना, अरे जो आप किताबें देखते हो उन किताबों में तो मिलेगा ही नहीं। उन किताबों में तो 5-5, 10-10 लाइन है, तो मैं पूरी पीडी पाठक ही करवा देता हूं ताकि पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। शुरू करते हैं साथियों आज की क्लास। भैया पढ़ना क्या है पहले तो वो बता दो। तो सुनो, हमारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, निदानात्मक परीक्षण। लिखना कुछ भी नहीं है, केवल सुनना है। साथियों ऑब्जेक्टिव पर्सन लेके आऊं 18, उनको करना है लास्ट में, केवल और केवल सुनना है। सुनते रहो बस, पीडीएफ मिल जाएगी जैसे डेली मिलती है। साथियों इससे पहले क्या है, अपने दिमाग में नहीं, वो एग्जामिनर के दिमाग में 1-2 बातें आती है कि भैया शुरू तो कर रहे हो, थोड़ा तो बताओ कि डायरेक्ट निदानात्मक परीक्षण पढ़े, हमें यही नहीं पता कि ये होता क्या है, थोड़ा सा टॉपिक तो बता दो। सुनो साथियों, हम देखते हैं साथियों 3 चीजें परेशान करती है और ये पूरे सिलेबस में है। साथियों पूरे सिलेबस में, एक बार मेरे को आप लोग यस लिखकर बताएं कि आवाज सही आ रही है और जिस पेन से लिख रहा हूं ना, ये सही दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। आप लोगों ने सिलेबस में देखा होगा, एक तो लिखा होता है उपलब्धि। पात्रता की 5वीं यूनिट में देखो या टीचिंग मेथड की 5वीं यूनिट, कोई से भी सब्जेक्ट में देखो। मेरे को कमेंट शो नहीं हो रहे, चलो कोई ना, सुनो ना। एक होता है निदानात्मक। सर एक बार एक कमेंट देखना, एलईडी में कमेंट शो नहीं हो रहे, नीचे वाला नहीं आ रहा, देखो। साथियों 3 चीज है भैया, 3 चीज कौन कौन सी, सुनो। आपने सिलेबस में देखा होगा, एक तो आता है उपलब्धि, एक आता है निदानात्मक, एक आता है उपचारात्मक। भैया आप तो ये पढ़ा रहे हो, फिर ये कौन पढ़ाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, हम ही बताऊंगा। साथियों उपलब्धि के बारे में भी हम ही बताऊंगा, लेकिन सुनना,
एक बार सेशन को शेयर कर दो। आज जो निदानात्मक परीक्षण पढ़ोगे ना, आज तक सुना भी नहीं होगा इतना मैटर। बिल्कुल, अब कमेंट दिख रहे हैं साथियों, अब कमेंट दिख रहे हैं साथियों। 3 चीज होती है, एक तो होता है उपलब्धि, एक होता है निदानात्मक, एक होता है उपचारात्मक। तीनों के बारे में मोटा मोटा सुन लेना। और फिर मैं बात कर रहा हूं निदानात्मक परीक्षण की। साथियों जो ये उपलब्धि होता है ना, ये तो होता है साथियों परीक्षण। सुनना ढंग से। और साथियों निदानात्मक जो होता है ना, ये भी होता है परीक्षण। हालांकि निदानात्मक शिक्षण भी होता है, लेकिन हमें हमारी मुख्य परीक्षा और पात्रता को देखते हुए यही याद रखना पड़ेगा। साथियों उपलब्धि होता है परीक्षण, निदानात्मक होता है परीक्षण, और साथियों जो उपचारात्मक है ना, उपचारात्मक होता है शिक्षण। और यही क्रम होता है, सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण आता है, उसके बाद में निदानात्मक परीक्षण आता है, और उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण आता है। साथियों 2017 या 2015 में एक बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से सबसे पहले कौन सा परीक्षण आता है, बताओ उपलब्धि परीक्षण या निदानात्मक परीक्षण। याद रखना यही क्रम होता है, सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण होगा, उसके बाद में निदानात्मक परीक्षण होगा, उसके बाद में ही उपचारात्मक शिक्षण होगा। ऐसे याद रख लेना, एक तो ये और एक ये। सबसे पहले साथियों उपलब्धि परीक्षण और सबसे लास्ट में उपचारात्मक शिक्षण। और हमेशा हमें ढंग से पता है कि भैया जो बीच में कोई आता है ना, वही क्या करता है, निंदा करता है। ये क्या करेगा, बीच वाला क्या करेगा साथियों, इसकी निंदा इसके पास और इसकी निंदा इसके पास। और इन निंदा से याद रखना निदानात्मक हमेशा बीच में होता है। निदानात्मक क्या होता है, हमेशा बीच में होता है। सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण आवेगा, फिर निदानात्मक परीक्षण आवेगा, और फिर उपचारात्मक शिक्षण आवेगा। एक बात पढ़ा कि इनका क्रम तो याद हो गया, 1 2 3। अभी तक केवल एक बात पता पड़ी है कि सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण, फिर निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। भैया ये बात तो हमें पता थी, नई बात बताओ। सुनो, वो हमें पूछता है एक शब्द में कि बताओ उपलब्धि परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में अंतर क्या है, तो बताना। सुन लो, नींद लेने वाला बीच में ही आता है, बिल्कुल नींद लेने वाला बीच में ही आता है, और आके फिर बोलेगा क्या पढ़ा रहे हो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। साथियों शेयर कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और सुन लियो, और सुन लियो एक एक शब्द को। वो पूछेगा उपलब्धि परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में अंतर बताओ, तो मोटा मोटा सुनो भैया, ये तो परीक्षण है और ये शिक्षण है, फर्क तो हमें दिख रहा है। अब ये होता क्या है ना, जब टॉपिक पढ़ेंगे तब ढंग से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि उपलब्धि परीक्षण होता है और ये शिक्षण है, तो दोनों में तो अंतर पता पड़ रहा है। ये बात तो चलो समझ में आ गई। अब मैं पूछ रहा हूं कि निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में अंतर बताओ। भैया ये भी तो दिख रहा है कि ये तो परीक्षण है और ये शिक्षण है, मोटा मोटा पता है। जब टॉपिक पढ़ेंगे तो अपने आप डिटेल पता पड़ जाएगी। लेकिन 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 सुन लो, वो पूछता है कि इन दोनों में मुख्य अंतर बताओ। मैं नहीं बता रहा साथियों, एग्जाम में पूछा हुआ है, 2nd ग्रेड गणित के पेपर में। अब ये नहीं है कि गणित में पूछा है तो यहां पर नहीं पूछेगा, बात कॉमन करवा रहा हूं, चाहे हिंदी हो सामाजिक ज्ञान हो, पूरा कवर करवाऊंगा। अब देखो, अब यहां पर आप नहीं बोल सकते कि भैया ये परीक्षण है और ये भी परीक्षण है, तो बताओ अंतर। तो याद रखना, दूसरी बात आज की काम की, पहली बात तो क्रम याद किया, और दूसरी बात काम की ये है कि उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण दोनों में जो मुख्य अंतर होता है ना, वो होता है साथियों उद्देश्यों का। पहला ही ऑप्शन था रे, उद्देश्य। दूसरी बात काम की है, और क्या रखोगे, पूछेगा उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण में अंतर होता है, फिर आपको बताना है कि भैया उद्देश्यों का अंतर होता है। याद रख लेना आज की दूसरी बात।
बिल्कुल लाइक तो करना है और साथियों शेयर तो करना ही करना है। यदि रात को 10 बजे धमाकेदार तरीके से फुल एनर्जी के साथ क्लास हो रही है ना, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को सपोर्ट करना होगा और साथियों खतरनाक वाला सपोर्ट करना पड़ेगा। और सुन लियो भैया, ये उद्देश्य का संबंध एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि उद्देश्य का सीधा संबंध किससे होता है, तो याद रख लेना कि उद्देश्यों का जो सीधा संबंध होता है ना साथियों, वो सीधा संबंध होता है शिक्षा से। और साथियों ये शिक्षा तो हमने आरटी एक्ट में पढ़ा था कि शिक्षा समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है और 42वें संविधान संशोधन 1976 में समवर्ती सूची में जोड़ा गया। भाई आज एमएससी का आरयू आया है और मुझे फेल कर दिया 0 नंबर देकर कोटा से। सुलोचना शर्मा जी क्लास के बाद में बात करना, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। साथियों 2 बात काम की पड़ी कि सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण आवेगा, फिर निदानात्मक परीक्षण आवेगा और तीसरे नंबर पर उपचारात्मक शिक्षण आवेगा। उसके बाद में पढ़ा कि उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण में जो मुख्य अंतर होता है ना, वो भैया उद्देश्यों का होता है और उद्देश्यों का सीधा संबंध शिक्षा से होता है। एक प्रश्न तो ये पूछा गया है और एक प्रश्न ये पूछा गया है और एक इसके क्रम का पूछा गया है। अब आपके 3 क्वेश्चन मानो या साथियों जो बेसिक है ना कि भैया निदानात्मक परीक्षण पढ़ाने से पहले थोड़ा बेसिक बताओ, इसको बेसिक मानो, यही था। अब बात कर रहा हूं साथियों निदानात्मक परीक्षण की। यदि इतना समझ में आ गया हो स्क्रीनशॉट ले लो और यस लिखकर कमेंट करो। बिल्कुल जिनको पढ़ना होगा वो तो लाइव आएगा और लाइव को तो साथियों याद करवाऊंगा, वो तो 2 में ही होगा। अब आप बताओ कि यदि ये बात समझ में नहीं आई हो तो बताओ। पहला प्रश्न पूछेगा, क्रम याद रखना कि पहले उपलब्धि परीक्षण होता है, फिर निदानात्मक परीक्षण होता है, तीसरे नंबर पर उपचारात्मक शिक्षण होता है। आपस में क्या संबंध होता है मोटा मोटा बताया है। और काम की बात कि परीक्षण, ये भी परीक्षण और ये भी परीक्षण, फिर भैया इसमें अंतर क्या होता है, तो अंतर बता दिया कि अंतर उद्देश्यों का होता है। और साथियों यकीनन प्रश्न भी पूछा गया है। जब उद्देश्यों का अंतर होता है तो उद्देश्यों का सीधा संबंध किससे होता है, शिक्षा से। बिल्कुल आप बोलोगे उद्देश्य भी पढ़ेंगे, शिक्षा भी पढ़ेंगे, उपलब्धि परीक्षण भी पढ़ेंगे और निदानात्मक परीक्षण तो पढ़ ही रहे। वेरी गुड, आप लोगों के कमेंट देखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं साथियों। अब स्टार्ट होता है रे आज का टॉपिक। साथियों आज पढ़ेंगे निदानात्मक परीक्षण। ये निदानात्मक परीक्षण की बात सुन लेना ढंग से। 6 से 7 प्रश्न आवेंगे पात्रता और मुख्य परीक्षा को मिलाते हुए। साथियों इस निदानात्मक परीक्षण के बारे में इसको याद कैसे करना है सुनना। अब तक आप लोगों ने केवल 1 पेज याद किया होगा। पहले ही बता रहा हूं जिस प्रकार आरटी एक्ट को हमने कैसे याद किया था, नॉर्वे से शुरू किया और वर्धा में खत्म कर दिया। तुम के आर जी मेरे डांट मरवाओगे, अरे क्या कमेंट कर रहे हो, अप गलत बात। सुनो सबसे पहले अर्थ पता होना चाहिए, अर्थ के बाद में साथियों परिभाषा। दुनिया में नहीं, हमारे अध्यापक बनने के लिए यदि कोई टॉपिक है ना जिसमें परिभाषा याद करनी है तो साथियों केवल निदानात्मक और उपचारात्मक ही है। दोनों की परिभाषाएं तो याद होनी चाहिए। सबसे पहले क्रम बता रहा हूं कैसे याद करेंगे। निदानात्मक परीक्षण का अर्थ पढ़ेंगे, जब रिवीजन करेंगे तो इसी ऑर्डर में याद करेंगे। फिर परिभाषा और तीसरे नंबर पर उद्देश्य। साथियों उद्देश्य और इसमें पढ़ लेंगे विशेषताएं। 4 नंबर पर पढ़ेंगे इसका क्षेत्र और इसमें पढ़ लेंगे साथियों इसका स्तर। मेरे पास पीपीटी है, मैं चाहूं ना तो पीपीटी में टाइप करवा कर बोल कर भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन याद करवाना है। यदि 10 बजे आप लोग आपके सपने पूरे करने के लिए क्लास देख रहे हो इस भैया की, तो साथियों यकीनन याद होगा। बाबूलाल शर्मा जी आज पहली बार आपने कमेंट किया है। बाबूलाल शर्मा जी वो पर्सन है जो मैं कहीं भी जाऊं मेरा पीछा भी नहीं छोड़ेंगे
और साथियों नेगेटिव कमेंट भी करेंगे। आज पूछ रहे हैं बाबूलाल शर्मा जी जयपुर से हूं। क्षेत्र पढ़ेंगे, स्तर पढ़ेंगे, उसके बाद में साथियों पढ़ेंगे इसकी उपयोगिता, और उपयोगिता जैसे ही पढ़ेंगे लास्ट में पढ़ेंगे साथियों इसके परिणाम। अब सुनो, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर साथियों 6 लगाना है किसमें? निदानात्मक परीक्षण में। कैसे? ये साथियों 6 प्रकार पढ़कर। अब आपको कभी भी निदानात्मक परीक्षण जब क्लास में पूरा हो जावे ना तो ऐसे ही याद रखना है। कैसे? कि भैया निदानात्मक परीक्षण का अर्थ याद हो गया, परिभाषा याद हो गई, उद्देश्य याद हो गए, क्षेत्र याद हो गए, उपयोगिता याद हो गई, परिणाम याद हो गया। अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे रे, मंदम मंदम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? मंदम मंदम। सबसे पहले आज की क्लास में इन तीनों को करते हैं, इन तीनों को आज की क्लास में करते हैं, साथ में 18% करते हैं। अगली क्लास में इन तीनों को करते हैं, साथ में 20% करते हैं। फिर लिख के ले जाना कि निदानात्मक परीक्षण गलत नहीं होगा। अब मैं चाहूंगा कि ए लिखकर कमेंट कर दे। सबसे पहले पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे ही याद करेंगे। अरे पढ़ना हो तो पढ़ लो, क्यों नेट खराब कर रहे हो? जिनको पढ़ना है वो पढ़ लो, जो फालतू के कमेंट कर रहे हैं क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी क्रम में रिवीजन होगा, इसी क्रम में याद होगा। जो मेरी क्लास देखेगा उसको जब मुख्य परीक्षा होगी ना, जब तक तो ये पूरा मैटर याद हो जाएगा, जब तक तो पूरा मैटर याद हो जाएगा। सिर्फ बाबूलाल शर्मा है उसको ब्लॉक कर देना ना, केवल बाबूलाल शर्मा है उसको ब्लॉक कर देना। हाँ। आप भी दर्शन कर लो। जो कमेंट कर रहा है ना ये इतना बड़ा मांगता है, हर चैनल पे, मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पर, सारे चैनल पर आता है और बंदा खुद का परिचय देता है। ये बंदा कमेंट भी करेगा, इसको मेरे बिना जक भी नहीं पड़ता। अब पता नहीं क्या प्रेम करता है। भैया मैंने नंबर डाल रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, बाबूलाल शर्मा जी नंबर डाल रखे हैं, कॉल कर लेना। साथियों इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे और याद रखना। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का मैटर। अब भैया निदानात्मक परीक्षण का सबसे पहले पढ़ रहे हैं साथियों अर्थ, कि एक बार भैया आप इस निदानात्मक परीक्षण का अर्थ बता दो और सुन लो कैसे याद रखना है। साथियों मैं ये बता रहा हूं, ये था बाबूलाल, ये बाबू है। और साथियों पता नहीं क्या हुआ कि बाबूलाल हो रहा था। बाबूलाल कैसे हो रहा था? बाबू के साथियों हाथ तो हो रहे थे गर्म, बाबू की आंखें हो रही थी लाल, और साथियों बाबू को लग रहा था डर, और साथियों बाबू को लग रही थी सर्दी। सुनो ना, निदानात्मक परीक्षण का अर्थ समझने से पहले एक बार इसको देखो। बाबूलाल के हाथ हो रहे थे गर्म, आंखें हो रही थी लाल, बाबूलाल को लग रहा था डर, और बाबूलाल को हो रही थी सर्दी। अब भैया बाबूलाल को लेकर आए डॉक्टर के पास। अब इस डॉक्टर ने पता नहीं इसके क्या तो लक्षण देखे और किस प्रकार से पता किया। मैं क्या बोल रहा हूं ना उस पर ध्यान देना, क्यों बोल रहा हूं उस पर नहीं। डॉक्टर ने पता नहीं किस प्रकार से इसका पता किया, लेकिन जैसे ही बाबूलाल डॉक्टर के पास गया ना तो डॉक्टर ने साथियों बोला कि बाबूलाल के क्या है? बुखार है। बाबूलाल के क्या है? बुखार है। अरे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो बाबू की आंखें लाल हो रही है, बाबू को जो सर्दी लग रही है, बाबू को जो हाथ गर्म हो रहे ना, इसका वास्तविक रीजन जो है ना, इसका बाबूलाल का जो इसका वास्तविक रीजन है ना साथियों, इसका जो मूल कारण है, मूल कारण बोलो या इसी बात को बोलूं कि जो रोग का निर्णय, जो बाबूलाल का जो ये कंडीशन हो रही है ना, इसका रीजन बुखार है। साथियों यही तो निदान है कि डॉक्टर साहब ने जिस तरीके को, जिस साधन को, एक एक शब्द सुनना थोड़ी देर बाद में याद हो जाएगा अपने आप ही। डॉक्टर साहब ने जिस साधन का, जिस कार्य का, जिस कला का प्रयोग करते हुए ये बताया ना कि वास्तव में बाबूलाल का ये कंडीशन जो हुई है उसका मूल कारण या रोग का जो निर्णय लिया ना कि बुखार की वजह से, यही निदान है। अर्थ को समझने से पहले साथियों
और मेडिकल साइंस में इसको, जो डॉक्टर साहब होते हैं ना, जो मेडिकल साइंस वाले होते हैं, चिकित्सा विज्ञान वाले होते हैं साथियों, इसको बोलते हैं डायग्नोसिस। एक बार पूरी चीजें सुनो ना, ऐसा पढ़ाऊंगा साथियों निदानात्मक परीक्षण कि कोई सा प्रश्न आवे, जब ऑब्जेक्टिव करेंगे ना तब देखना। सुनो ना, डायग्नोसिस साथियों, इस डायग्नोसिस का अर्थ सुनो। इसका यदि हिंदी रूपांतरण देखें ना कि भैया हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसको हिंदी में बोलते हैं साथियों निदान। और साथियों इसका शाब्दिक अर्थ देखें ना कि भैया इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है साथियों मूल कारण। मूल कारण बोलो या साथियों बोलो रोग का निर्णय लेना। मतलब केवल अर्थ सुनो ना, लास्ट में एक शब्द में याद करवा दूंगा। अरे ये हुआ जिस प्रकार डॉक्टर मरीज के लक्षण देखकर जिस साधन के माध्यम से, जिस कार्य के माध्यम से या जिस कला के माध्यम से ये पता करता है ना कि वास्तविकता में इसका मूल कारण क्या है, या यूं कहें कि जो रोग का निर्णय करता है ना कि वास्तविकता में इस रोग की वजह से ये कंडीशन है, उसको बोलते हैं डायग्नोसिस। और साथियों इसी का हिंदी रूपांतरण है निदान, और इसका अर्थ यही होता है मूल कारण या रोग का निर्णय लेना। ये तो था मेडिकल साइंस में। मूल रूप से हमारा जो निदान है ना वो निकला है मेडिकल साइंस के डायग्नोसिस से। और सुन लियो साथियों, एक पशुपालक होता है, वो उसकी भैंस का डेली दूध निकालता है और दूध का क्या करता है, व्यापार करता है। आज उसकी भैंस ने दूध कम दिया। अब साथियों दूध कम दिया या दूध ही नहीं दिया, अब वो पशुपालक इस बात का मूल कारण का पता करेगा ना कि वास्तविकता में भैंस ने दूध क्यों नहीं दिया, मूल कारण पता करेगा ना। तो वही निदान है उस क्षेत्र में, उस पशुपालक के लिए वही निदान है कि आज भैंस ने दूध क्यों नहीं दिया। समझ में आ गया। और सुन लियो साथियों, दो पक्ष में झगड़ा होता है, उन दोनों पक्षों के झगड़े में जब एक वकील, एक जज साहब या पुलिस वाले इस बात का पता करते हैं ना कि ये झगड़ा किस वजह से हुआ था, इसका मूल कारण क्या है, तो साथियों उनकी भाषा में यही निदान है। इसी को निदान बोलते हैं। भैया आपने मेडिकल साइंस में बता दिया, भैंसों में बता दिया, पुलिस वकील में बता दिया, लेकिन बताओ हमारे किस काम का। साथियों हमारी शिक्षा में सुनना, हमारी शिक्षा में क्या होता है, सुनना। साथियों एक शिक्षक के और छात्र के किस काम का है। साथियों यदि कोई छात्र है ना, ये छात्र अपनी विषयगत मंदता, अरे इस छात्र, यदि एक कक्षा में दो छात्र है, एक छात्र तो पास हो जाता है, एक छात्र फेल हो जाता है। या साथियों एक छात्र को तो आरटी एक्ट याद हो गया और एक अभी भी अटका हुआ है। अरे ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो, उसका यदि आप मूल कारण पता कर सके उसी को निदान बोलेंगे। कि यदि विषयगत मंदता हो या कोई छात्र पिछड़ गया ना तो उसके पिछड़ेपन का कारण हो, या साथियों उसकी जो अधिगम संबंध है ना, अधिगम संबंधित कोई भी त्रुटि हो, कोई कमी हो, उसका ज्ञान प्राप्त करके उसकी कठिनाई का जो निदान करेगा ना वही निदानात्मक है। साथियों इसका मतलब ये हो गया। अब आपको कोई पूछे ना कि भैया निदान का अर्थ बताओ, तो साथियों इतना सा याद रखना कि मूल कारण या साथियों रोग का निर्णय करना। अब ये तो मेडिकल साइंस में था, अब आप ये थोड़ी बोलोगे कि दूध साथियों क्यों नहीं दिया। नहीं, हमें एक बात याद रखनी है कि साथियों मूल कारण का पता करना, या फिर कोई कठिनाई आई ना तो उस कठिनाई का निदान, उस कठिनाई का, या फिर साथियों कोई कमी रह गई तो उस कमियों का, कोई त्रुटि कर दी उस त्रुटि का, और या साथियों कोई विषयगत मंदता है तो उसका। इतने शब्द है, इसको निदान बोलते हैं। मतलब एक शिक्षक जो है ना वो बालक के किसी विषय में यदि बालक पिछड़ गया ना तो उस बात का मूल कारण का पता करेगा, वही निदान होगा।
उसके अलावा उसको कोई कठिनाई आ रही है तो उस कठिनाई का पता करेगा, वही निदान है। या कोई कमी रह गई, उस कमी का पता करेगा, वही निदान है। या कोई त्रुटि रह गई तो साथियों वो कोई गलती करता है तो वही उसका निदान है। मतलब ये हो गया रे कि टाबरों का मूल कारण किसमें? उसकी कमी में। अब एक लाइन में याद रख लेना कि निदानात्मक का जो अर्थ है ना वो यही है कि मूल कारण जानना। किसका? कमियों का, कठिनाई का। कि बालक आगे नहीं बढ़ पा रहा ना, कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है उसकी विषयगत में। अब वो स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसको कमी कहां रह गई, उसका कमियों का मूल कारण पता करना ही क्या है? निदानात्मक का अर्थ है। ये साथियों पूरी कहानी खत्म होती है। केवल एक बात याद रख लेना, और यदि शब्दकोश की बात आए तो चाहे विषयगत में मंदता हो, चाहे पिछड़ गया हो, चाहे साथियों कोई उसने त्रुटि कर दी हो, चाहे कमी रह गई हो, उन सब का मूल कारण क्या है? अरे असली वजह क्या है जिसकी वजह से वो कमी रह गई, उसका पता करना ही क्या है? निदानात्मक। अपने ग्रुप में लड़कियां ज्यादा है, कोई बात नहीं, जो पढ़ेगा ना वो ज्यादा है साथियों। निदान मूल कारण पहचान करना कमी। साथियों एक बार यस लिखकर कमेंट कर दो कि पहला टॉपिक था अर्थ। अर्थ समझ में आया कि नहीं आ रहा? आया कि नहीं आया? साथियों पीडी पाठक पढ़ा रहा हूं एज इट इज। वो भी कौन सी? पुरानी वाली, ओल्ड वाली और न्यू वाली, जो सबसे मोटी आती है। तरीके से बता रहा हूं, एक चीज याद रखना, केवल यस लिख दो। क्लास से भाग जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्लास में भाग जाओ और सो जाओ, कुछ नहीं होगा साथियों। लेकिन आगे और पीछे तो पढ़ना पड़ेगा। जब मुख्य परीक्षा तक पढ़ लोगे तो अभी से इतनी बार रिवीजन करवा दूंगा, टेस्ट करवा दूंगा कि ये चीजें साथियों आपको इतनी आसान लगेगी कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कब आपने निदानात्मक परीक्षण याद कर लिया। जब आप ऑब्जेक्टिव करोगे ना तब पता पड़ेगा मैं इतना क्यों बोल रहा हूं। भैया एक लाइन थी, आप डायरेक्ट ही बोल देते, लेकिन ये विषयगत मंदता, पिछड़ापन, कमियां, दूध वाली बातें, सारी बातें काम की है। एक एक बात के पीछे रीजन है। ये साथियों अर्थ याद हो गया। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है हमारी परिभाषा। चलो साथियों एक प्रश्न बताओ आप। दूसरा है परिभाषा। तीन ही पॉइंट पढ़ेंगे आज। एक तो अर्थ पढ़ा, अब अर्थ जब रिवीजन करेंगे ना तो इतना ही पढ़ेंगे कि निदानात्मक का अर्थ ये होता है, डायग्नोसिस ले लिया कि उसका जो मूल कारण है वो पता हो कमियों का, चाहे कमियां हो, कठिनाई हो, चाहे कोई विषयगत मंदता हो, चाहे पिछड़ापन हो, बस खत्म। अरे भैया मैंने क्वेश्चन पूछा था, अच्छा प्रश्न किया था क्या? सुनो परिभाषा से पहले आप लोग एक प्रश्न बताओ। साथियों ये कोई भैंस है, बताओ भैंस ने आज दूध कम दिया, भैंस ने दूध कितना दिया, भैंस ने दूध कितना दिया, इस बात का बताओ ये निदान है या नहीं है? मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा कि आज भैंस ने दूध कितना दिया, इस बात का पता कर लिया कि भैंस ने दूध कितना दिया, इसका पता किया, तो बताओ ये निदान है या नहीं है? निदान है या नहीं है? यस और नो में कमेंट करो। भैंस ने आज कितना दूध दिया इसका मैंने पता कर लिया, तो ये निदान किया है कि नहीं किया? यस। साइकोलॉजी की क्लास में बता दो, अरे बता दो, हम पूछ रहा हूं बता दो कि भैंस ने आज कितना दूध दिया, इस बात का यदि मैंने पता किया है तो बता दो कि आपकी भाषा में ये निदान है या नहीं है? आधे बता रहे हैं, आधे बता रहे नहीं है। हाँ भगवती पारिक जी अपडेट हो जाना। साथियों ये निदान नहीं है। अरे भैंस ने कितना दूध दिया इस बात से नहीं पता, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अर्थ से यही तो बात समझ में आई है। वो तो खतन बना बना कर देगा, तो फिर कैसे करोगे? आपने बोला था कि भैया समझ में आ गया मूल कारण है। मूल कारण में चाहे कमी हो, चाहे कठिनाई हो, चाहे कोई मंदता हो, चाहे पिछड़ापन हो, अरे भैंस तो कितना ही दूध दे हमें क्या मतलब है? ये तो बात मात्रा की कर रहा है।
ये तो मात्रा की बात कर रहा है। हमारा जो निदान होता है ना, ये तो साथियों गुणात्मक होता है। निदान तो गुणात्मक होता है, आकलन है। वेरी गुड। अरे ये तो आपने आकलन किया है, और अभी आगे पढ़ेंगे। हमारा निदान तो आकलन होता ही नहीं है। मतलब कितना मात्रा है, आप कहोगे 5 लीटर 6 लीटर, अरे ये तो संख्या है। तो साथियों हमारा निदानात्मक जो परीक्षण है ना, ना तो संख्यात्मक होता है और ना मात्रात्मक होता है। याद रख लेना, परिभाषा से पहले एक बात अर्थ से ही निकल के आ गई कि जो हमारा निदानात्मक परीक्षण होता है ना, अरे ये तो गुणात्मक होता है। ये तो गुणात्मक होता है, गुणात्मक होता है। ढंग से सुन लेना, मात्रात्मक नहीं होता, संख्यात्मक भी नहीं होता। वो आप लोगों से पूछेगा कि गणित में नहीं, विज्ञान में नहीं, समाज विज्ञान में नहीं, सारी सब्जेक्ट में पूछेगा कि एक मंगता क्लास में जाता है और देखता है कि इस क्लास में साथियों 20%। वो प्रश्न पूछेगा कि एक शिक्षक क्लास में गया और क्लास में जाते ही उसने देखा कि 20% स्टूडेंट क्या है, कमजोर है। अब वो चाहे क्लास समाज विज्ञान की हो, विज्ञान की हो, गणित की हो, क्लास में गए, देखा कि 20% स्टूडेंट कमजोर है, तो आप बताओ क्या ये निदान है या नहीं है? क्यों नहीं दिया ये निदान? चलो तुम्हारा जी दोबारा लिखो, समझ में नहीं आ रहा। बता दो कि एक शिक्षक क्लास में जाता है और क्लास में जाते ही देखता है कि इस क्लास में तो 20% स्टूडेंट क्या है, कमजोर है, तो ये वो निदान है या नहीं है? तो साथियों वही बात हो गई कि भैंस ने कितना दूध दिया, तो वो निदान नहीं था ना, तो ये भी निदान नहीं है रे, ये तो उसकी उपलब्धि है। कोई भैंस 5 लीटर दूध दे रही है, कोई 10 दे रही है ना, तो साथियों उसका तो अचीवमेंट है, ना कि वो निदान। मतलब ये भी निदान नहीं है। अरे कितने विद्यार्थी कमजोर होते ना, तो उनके कमजोर का मूल कारण पता होता ना, तो निदान होता। 20% छात्र कमजोर है, संख्या की बात कर रहे हो, मात्रा की बात करोगे, संख्या से बात करोगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा निदानात्मक परीक्षण तो गुणात्मक होता है। और ऐसे याद नहीं होना तो ऐसे याद रख लेना, अरे निदानात्मक में याद रख लेना रे, निधाना तय मैं कै। जो निदानात्मक होता है ना, ये क्या लिखा हुआ है, दाना। दाना क्या होता है साथियों? कोई सही दाना हो रे, मतलब शाकाहारी की बात कर रहा है कि हमारा निदानात्मक तो शाकाहारी होता है, शाकाहारी होता है। ऐसा नहीं हो कि ये कहां से आ गया, ये याद करने का तरीका बता रहा हूं। हमारा निदानात्मक जो परीक्षण है वो मांसाहारी नहीं होता। मतलब साथियों मापोर मात्रात्मक नहीं होता, सहपोर संख्यात्मक नहीं होता। हमारा निदानात्मक परीक्षण तो क्या होता है साथियों, गुणात्मक होता है। ये अर्थ कंप्लीट होता है। अब समझ में आया होगा वो भैंस वाली कहानी। ये जो इतनी बार जो अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूं ना, केवल इस बात को याद करवाने के लिए कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, गुणात्मक होता है। खत्म। कैसे ही याद कर लेना, एक बार साथियों बिंब बन गया ना, और फिर मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, उनको कर लिया, जीवन में नहीं भूलो। अब बात आ रही थी परिभाषाओं की। भैया परिभाषा तो हमें याद ही नहीं करनी होती, करनी होती है। किसने बोल दिया बावले मत बन जाना, राजस्थानी भाषा वाला ले, बावले मत बन जाना। अभी जो 2021 में आया था ना, उसमें मनोविज्ञान में एक प्रश्न आया था, उस प्रश्न का आंसर माना गया था निदानात्मक परीक्षण। और ये हमारे कोचिंग वाले और पूरी दुनिया उसका आंसर उपचारात्मक दे रही थी। उसके चक्कर में साथियों इस पर आपत्तियां लगवा दी गई और कोर्ट ने भी नहीं माना, क्योंकि साथियों उसका आंसर निदानात्मक ही था। और वो प्रश्न आया था साथियों परिभाषा से। और मैं आपको ढंग से बता दूं कि वो परिभाषा से इसलिए आया था साथियों, निदानात्मक और उपचारात्मक की परिभाषा तो याद करनी होगी। सुनना, संस्कृत में भी आता है, हिंदी में भी आता है, समाज विज्ञान में, गणित में, विज्ञान में, मनोविज्ञान में, पात्रता में, मुख्य परीक्षा में, तो क्यों नहीं पूछेगा परिभाषा? आपने एक लाइन याद कर ली और सोचते हो निदानात्मक पूरा हो गया, नहीं पार पड़ेगी, काम नहीं चलने वाला, सुनना ही पड़ेगा, मेरी एक एक बात सुनना पड़ेगा। मतलब बावले नहीं बनना। कोई बोले ना परिभाषा याद नहीं करनी, तो चुपके से मन में बोल देना कि हाँ नहीं करनी, और इस क्लास में आप लोग कर लेना।
इस क्लास में आप लोग कर लेना और उनको बोल देना बिल्कुल नहीं करनी। यहां पर एक एक बात ऑथेंटिक बताऊंगा। और साथियों, क्योंकि रीट का स्टूडेंट हूं, आप लोगों को जो दुनिया के बारे में पता है ना, मेरे को भी है। साथियों, परिभाषा ये सुनो ना। सबसे पहले गुड़ की परिभाषा। भैया ये गुड़ कौन सा है खाने वाला? मेरे को बता दो। हमारे गांव में दो बातें चलती है, कौन कौन सी? साथियों जानते होंगे, बावले मत बनना। जैसे वो नहीं आता, चीनी आती है, मिर्ची आती है, हल्दी आती है, बूरा आता है, वैसे ही साथियों गुड़ भी आता है। लेकिन गुड़ की कहानी सुनो। गुड़ में क्या होता है साथियों? यदि गुड़ का रूप, और सुन लियो साथियों, गुड़ का स्वरूप। यदि गुड़ दिखने में कैसा है? दिखने में यदि बुरा है, स्वाद में मीठा है, अच्छा दिखने में ना, तो उसको तो खाएंगे घर के सदस्य। हमारे घर वाले किस गुड़ को खाएंगे? मार्केट में गुड़ लेने गए, यदि साथियों उसका खाने के लिए प्रयोग करना है कि नहीं करना, वो डिपेंड करेगा। बताओ कैसे? वो करेगा उसके स्वरूप पर। यदि साथियों गुड़ दिखने में बुरा है, मीठा है और अच्छा है ना, तो उसको तो खाएंगे हमारे घर के सदस्य। घर के सदस्यों को मैं मनक बोल दूं? भैया कैसे कैसे शब्द यूज कर रहे हो। बिल्कुल साथियों, मनुष्य बोलो, मानव बोलो, मनक बोलो। इस गुड़ को हमारे घर के जो मनक, जो मानव है, घर के सदस्य कब खाएंगे? जब उसका रूप अच्छा होगा। और यदि रूप उसका काला साक हुआ, और साथियों गुड़ की कंडीशन आप लोगों को पता है, सब गांव से हो, आपके मन में जो गुड़ की कहानी चल रही है ना, यदि वैसा गुड़ हुआ ना, तो फिर अपन कहते हैं कि भैया ये तो किसको दे दो? पशुओं को दे दो, गाय को दे दो, भैंस को दे दो, उसको दे दो। मता गुड़ जो है ना, तो गुड़ की पूरी कहानी किस पर डिपेंड करती है? कि उसका रूप कैसा है। गुड़ की कहानी किस पर डिपेंड करती है? उसके रूप पर। तो साथियों हमारे गुड़ यही बात बोलते हैं, ये गुड़ बात करते हैं। गुड़ ने कहा कि जो निदान का अर्थ है ना, वो साथियों स्वरूप है। मतलब हो गया किसका स्वरूप ज्ञात करना? आपकी जो कठिनाई थी, जो कमियां थी ना, उनका स्वरूप का पता करना ही क्या है? निदान है। सुनना, गुड़ की परिभाषा ढंग से सुन लेना। मैं पूरी परिभाषा प्रश्न में करवाऊंगा, यहां पर केवल आपको एक कीवर्ड बता रहा हूं, इतना सुनना। गुड़ ने ये कहा था कि जो निदान का अर्थ है ना, वो निदान का अर्थ ये है साथियों कि जो कठिनाई आ गई, जो कमी आ गई ना, उनका स्वरूप कैसा है, उनका रूप कैसा है। अरे वो कठिनाई है कैसी? जिस प्रकार गुड़ का, कि गुड़ बुरा है कि मीठा है, कि हमारे घर वाले खाएंगे कि पशु खाएंगे, वैसे ही गुड़ ने ये बात कही है कि कठिनाई हो चाहे कमी हो, उसका जो रूप है ना, उसका रूप स्वरूपी क्या है? निदान है। यदि याद हो गया हो ना, तो यस लिखकर कमेंट कर दो। सर निदान लिखिए तो एक बार, निदान लिखिए तो मतलब क्या बोल रहे हो? कोई भी सवाल हो ना, पूरा कमेंट किया करो। समझ में आ गया? बस साथियों यही था। गुड़ की परिभाषा याद हो गई। गुड़ के बाद में दूसरी परिभाषा सुनो। एक परिभाषा भैया याद तो करवा दी, देखते हैं अभी ऑब्जेक्टिव में कितना याद होता है। परिभाषाओं में सबसे पहले याद किए साथियों गुड़ की परिभाषा, और गुड़ में केवल याद किया है कि स्वरूप। किसका स्वरूप? जो आपकी कठिनाई थी ना, उस कठिनाई बोलो चाहे कोई कमी बोलो, कठिनाई व कमी का स्वरूप कैसा है, यही निदान है। यही क्या है? निदान है। गुड़ की परिभाषा याद हो गई। दूसरी परिभाषा और सुन लो। एक परिभाषा याद रखना साथियों, योकम, योकम और सिम्पसन। आपको एक बात और बता देता हूं, निदानात्मक परीक्षण में 90% जो बातें सुनोगे ना, वो 90% बातें इसी की बोली गई है। मतलब ऐसी कोई परिभाषा जावे उसमें निदानात्मक पूछ रहा हो और हमारी पढ़ी हुई नहीं हो ना, और आपको लगता है कि पात्रता में तो तुक्का लगाना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसमें योकम और सिम्पसन ही लगाना। सुन लेना, निदानात्मक परीक्षण का प्रश्न हो
मैं जितने टेस्ट दूं ना उसमें आपको लगे कि निदानात्मक परीक्षण का पढ़ा हुआ नहीं है, तो फिर इसी को करना है, क्योंकि अधिकांशतः पूरी बातें इसने बोली है। इसकी ट्रिक सुनो, इसकी परिभाषा की सुनो साथियों, इसको पढ़ो। यो कहीं कम है किसके लिए? पेशन। साथियों इसको पढ़ना है पेशन। मतलब ये हो गया हमारा जो वो बाबू था ना जिसको हमने ब्लॉक किया है, वो बाबू पेशन करता है कि बाबू कहीं कम है। बाबू क्या करता है? पेशन करता है। किस में देख के? शीशा में देख के। यो कम और सिम्पसन को कैसे याद करोगे कि यो कहीं कम है के क्या करता है? शीशा में देख के पेशन करता है। इससे याद हो जाएगा। यो कम में लिखा हुआ है यो कम, कि यो कहीं कम है के। क्यों? क्योंकि क्या करता है? पेशन करता है। किसमें? शीशा में देख के। ऐसे ही याद रखना है। यो कम और सिम्पसन ने एक ही बात बोली है कि जो निदानात्मक परीक्षण है ना वो सा से याद रखना क्या है रे? साधन है। तो गुरुजी साधन तो इसको बोलते हैं ट्रक को, गाड़ी को, बस को। बिल्कुल साथियों वो वाला साधन नहीं। जिस प्रकार एक बस क्या काम आती है? सवारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के काम आती है ना, उसी प्रकार योकम्प और सिम्पसन ने कहा है कि जो ये क्या है? निदानात्मक परीक्षण क्या है? साधन है। और साधन किस काम का? अरे आप बोलते हो ना कि कोई कठिनाई है, कोई कमी है, कोई त्रुटि है, उसका मूल कारण का पता करो। तो कैसे करोगे? इस साधन के माध्यम से। जिस तरीके से आप उसकी कमियों का, कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करते हो ना वो साधन है। कौन बोलता है? योकम और सिम्पसन। ऐसे याद रखना है कि पेशन करता है। कैसे? सी और सा, शीशा में देखकर, और सापुर याद रख लेना साधन। याद हो गया साथियों? दूसरी परिभाषा याद हो गई योकम्प और सिम्पसन की। दो परिभाषा ही इंपॉर्टेंट है, दोनों परिभाषा याद होनी चाहिए। मैं बाकी की कोई परिभाषा नहीं याद करवाऊंगा, लेकिन साथियों ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम में पूछता है। और जब पेपर हार्ड बनेगा ना तो इन टॉपिकों से 101% परिभाषा हमसे प्रश्न आवेगा। गुड़ की परिभाषा याद हो गई थी। योकम्प और सिम्पसन की कैसे याद कर रहे हैं? इसको पढ़ना पेशन, और इससे याद किया है। पेशन किससे? शीशा। शीशा से याद रख लेना। ये कहता है कि निदानात्मक परीक्षण क्या है? साधन है। और सुन लियो, साधन बोलो, कार्य बोलो या कला बोलो, इसकी तीन परिभाषाएं हैं। एक में इसने साधन प्रयोग किया है, एक में इसने कला प्रयोग किया है, और एक में कार्य प्रयोग किया है। तो तीनों शब्द याद रखना। यदि कोई परिभाषा जावे ना कि निदानात्मक परीक्षण वह साधन है, मतलब योकम्प और सिम्पसन। निदानात्मक परीक्षण वो कार्य है, मतलब योकम्प और सिम्पसन। निदानात्मक परीक्षण वो कला है, तो याद रखना योकम्प और सिम्पसन। यही तो अरे जिस कठिनाई का जो मूल कारण का जो ज्ञान प्राप्त करते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह तक जिसके माध्यम से जाते हो उसको साधन बोलते हैं। तो उसी प्रकार कठिनाई और कमियों का आप जो ज्ञान प्राप्त करते हो उसी को क्या बोलते हैं? निदानात्मक परीक्षण, जिस साधन के माध्यम से करते हो। ये बोला है योकम्प और सिम्पसन ने। तीसरी परिभाषा देखना रे, बार बार पूछता है। लैंग्वेज वालों सुन लो, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। जो हमारे हिंदी के, संस्कृत के और अंग्रेजी के स्टूडेंट है ना वो ऐसे बोलते हैं, भैया निदानात्मक परीक्षण तो याद है, तो क्या करोगे? फिर भी हम आपसे पढ़ेंगे लेकिन आपकी पीडीएफ पढ़ लेंगे। तो ऐसे बोलते हैं पीडीएफ दो, पीडीएफ दो। तो फिर मैंने भी गुस्से में बोल दिया कि ले भाई ले पीडीएफ, और तू पढ़ और तू सो ले। तो तभी मैं बोलता हूं आप लोग तो पढ़ने आ जाते हो और वो सोने चले जाते हैं। तो याद रखना, एक परिभाषा पूछता है सोनेल की, कि सोने कौन जाता है? हमारे जो भाषा के स्टूडेंट है ना वो। याद रखना हमारी क्लास में, भैया की क्लास में कौन सोता है? और ल से याद रखना मैंने किसको बोला कि ले पीडीएफ? तो आप बोलोगे भैया जो भाषा वाले भाई बहन है ना उनको। तो याद रखना जो भाषा में जो निदानात्मक परीक्षण की बात करता है ना वो करता है साथियों सोनेल। वो पूछता है रे
कि किसी भाषागत अशुद्धियों को अनुसंधान करता, उसकी कठिनाई का मूल कारण का पता करता है। बताओ किसने ये बात बोली है? सोनेल ने। हिंदी में पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी आया था। सुन ले कि सोनेल सोनेल सोने कौन चले जाते हैं क्लास में? भाषा वाले। तो भाषा में निदानात्मक परीक्षण की बात किसने कही है? सोनेल ने। याद रखना, सोनेल ने बात की है भाषा में निदानात्मक परीक्षण की। 3 परिभाषा हो गई, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अब आती है वो वाली परिभाषा जो हमारी एग्जाम में पूछेगा। 4 नंबर लिखा लो और लिख लो एग्जाम। साथियों, एग्जाम में जरूर पूछेगा, उसमें से हर बार पूछता है तो इस बार भी पूछेगा। और सुनो, क्या होता है कि भैया आप तो बातें करते हो क्लास में। एक परिभाषा याद रखना, बायती। मैं चाहूंगा कमेंट करे बायती, बायती लिखकर कमेंट करे। क्या मैटर है बायती का, वो सुनना। सोनेल की परिभाषा हो गई, योकम्प और सिम्पसन की परिभाषा याद हो गई, और गुड़ की परिभाषा याद हो गई। अब सुनना बायती की, कि ये बायती है क्या। साथियों, लास्ट परिभाषा और सबसे इंपॉर्टेंट है बायती। बायती की कहानी सुनो। साथियों, बायती क्या कहता है उसको समझने से पहले एक कहानी सुनना। सुनना बायती। साथियों, ये हमारी भैंस थी। साथियों, भैंस ने दूध में प्रॉब्लम आई कि भैंस ने दूध नहीं दिया, तो इसका आपने मूल कारण पता किया, ये निदान था। साथियों, दूध नहीं दिया ना, जब आप इसके कारण का पता कर रहे थे ना, आपने ये नहीं देखा कि भैंस की आंखें कैसी थी, भैंस के कान क्या कर रहे थे, भैंस पूंछ हिला रही थी या नहीं हिला रही थी, भैंस मोटी है पतली है, भैंस काली है गोरी है, नहीं गया। मतलब ये हुआ था, जब आप निदानात्मक परीक्षण कर रहे थे ना, तो साथियों आप संपूर्ण की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, आप एक विशिष्ट जगह ध्यान दे रहे थे रे, जहां पर कठिनाई थी, जहां पर कमियां थी। यदि एक बालक है, उसको जोड़ में दिक्कत है ना, तो आप जोड़ पर ही ध्यान दोगे, उसकी ही कमी पर, उसकी ही कठिनाई का मूल कारण पर ध्यान दोगे। ऐसे नहीं कि बालक को हिंदी कितनी आती है, संस्कृत में क्या हाल है, नहीं ना जी ना। दूध के बारे में बात थी ना, तो पूरी भैंस को इग्नोर किया। हमारे बायती जी कहते हैं साथियों, इनकी 2 बातें आज याद करके दीवार के ऊपर लिख लेना। साथियों, ये कहता है कि आप क्या बात करते हो उपलब्धि परीक्षण की और निदानात्मक परीक्षण की। ये एक बात बोलता है साथियों, मैं ये बोलूंगा एग्जाम ही लिख लेना डायरेक्ट। ये बोलता है कि यदि उपलब्धि परीक्षण समग्र मूल्यांकन है ना, कंप्लीट यदि मूल्यांकन है। अब सुनो, उपलब्धि परीक्षण तो कंप्लीट देखेगा कि भैंस दूध दे रही है तो भैंस के कान भी अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कान के ऊपर मक्खियां बैठी हुई है, हर चीज देखेगा। मतलब उपलब्धि जो परीक्षण है ना, वो यदि समग्र मूल्यांकन है, तो जो हमारा निदानात्मक परीक्षण है ना साथियों, इस मूल्यांकन का क्या करता है, विश्लेषण। इसका क्या करता है, विश्लेषण करता है। यही बात इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये 2 बात बोलता है, एक तो ये वाली और एक ये बोलता है कि उपलब्धि परीक्षण समग्र उपलब्धि को नहीं देखता, किसी विशिष्ट उपविभाग को देखता है, जहां से कठिनाई का पता चल सके। भैया ऐसा क्यों? उसी प्रकार था, कंप्लीट भैंस थी, दूध नहीं दिया, उसका ही मूल कारण पता किया, उसके बारे में पता नहीं किया, समग्र को नहीं देखा, किसी विशिष्ट उपविभाग को देखा। जब परिभाषा पढ़ेंगे ना और ढंग से याद हो जाएगी। अभी केवल ये वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि उपलब्धि परीक्षण समग्र मूल्यांकन को देखता है ना, तो निदानात्मक परीक्षण उस मूल्यांकन के विश्लेषण को देखता है। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? गुड़ वाली परिभाषा स्वरूप से याद की, योकम्प और सिम्पसन की साधन से याद की, और साथियों तीसरा किसका, सोनेल की ल पीडीएफ और सोने दो, वो भाषा वाली बात की कि भाषा में निदानात्मक परीक्षण की बात
कौन करता है? सोनेल। और एक आया था बाइती। बाइती की बात को तो दीवार पर लिख लेना। बाइती कहता है कि यदि उपलब्धि परीक्षण समग्र मूल्यांकन है ना, तो निदानात्मक परीक्षण उस मूल्यांकन का क्या है? विश्लेषण है। एक बात गांठ बांध लो क्या भैया, कि वो पूछता है कि बताओ निदानात्मक परीक्षण आकलन है या विश्लेषण? बता दो तो याद रखना विश्लेषण है। दो बात निकल के आई थी रे। अर्थ से तो पता पड़ा कि निदानात्मक परीक्षण गुणात्मक होता है, और साथियों परिभाषाओं से पता पड़ा कि निदानात्मक परीक्षण विश्लेषणात्मक होता है रे। आकलन नहीं, विश्लेषण होता है। ढंग से बोल रहा हूं, आकलन नहीं विश्लेषण होता है। दो बात पत्ते की निकल के आ गई कि दो टॉपिक पढ़े थे साथियों, एक तो इसका अर्थ पढ़ा और साथियों एक इसकी परिभाषाएं पढ़ी। समय को देखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको उपलब्धि को भी बताना है, या मैं ऑब्जेक्टिव लेता हूं साथियों, उपलब्धि को हम कल देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव भी लेना जरूरी है। अब याद रखना हमने पढ़ा था निदाना 2 क्लास में पूरा करवा दूंगा। ऐसे मत सोचना भैया निदानात्मक को भी लंबा लेके जाओगे क्या, नहीं, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि साथियों दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। निदानात्मक परीक्षण का आप लोगों ने साथियों अर्थ पढ़ा, उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब वो जो खतन घुमाएगा ना, उस पर प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा। हाँ हाँ याद आ भाई जी, इनका आशा यदुवंशी का कमेंट पढ़ लिया है। इस वाली प्रॉब्लम को मैं साथियों 2 बार ज्ञापन दे चुका हूं, कल मिलूंगा, मैं कल बता दूंगा। आशा जी पहले भी कमेंट पढ़ा था, लेकिन वो साइड वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो साथियों उसको मैं पूछ के बताऊंगा। भाई मेरे हाथ में होता तो मैं बता देता। तो आशा जी आप नो फिक्र रहिए, आपके भाई को एक दिन का समय और दीजिए, कल का समय लेता हूं, परसों के दिन आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अर्थ याद हो गया। इसके बाद में भैया आपने बताया परिभाषा, और परिभाषा में 4 परिभाषाएं बताई है। एक तो गुण की, एक योगकम और सिंपसन की, सी मैं पसंद। इसको तो पढ़ना है ऐसा कि बेटा सिंपल का तो नाटक करता है और पीछे से क्या करता है? पेशन मारता है। क्या करता है? शीशा में देखता है। तो साफ और याद रखना, साधन, साधन की बात करता है। साधन, साधन बोलो, कला बोलो, कार्य बोलो। और साथियों गुण की परिभाषा स्वरूप से याद हो गई। और एक आया था सोने के लिए, कौन था वो? भाषा का। तो सोनेल को याद रखना कि भाषा में निदानात्मक परीक्षण की बात करता है। और एक तो साथियों बायती, इसको याद रखना बत्तीलाल से। बत्तीलाल जितना इंपॉर्टेंट था ना, पिछली बार पेपर लेकर आया था, उतना ही इंपॉर्टेंट है। याद रख लेना इतनी सी बात साथियों। निदानात्मक परीक्षण में 6 बातें पढ़ेंगे। 6 बातों में से 2 बातें पूरी हो गई हो, याद हो गया हो तो यस लिख देना। मैं चल रहा हूं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। एक बार पीडीएफ वाले, बिल्कुल पीडीएफ वाले, इसमें केवल बाइती की इतनी सी बात याद रखनी है कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? विश्लेषण होता है। और अर्थ में जो काम की बात निकल के आई थी कि हमारा निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? गुणात्मक होता है। अब कल उद्देश्य विशेषता पूरा करवा दूंगा। कल ऑब्जेक्टिव नहीं लेके आऊंगा तो वो करवा दूंगा। साथियों पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, इसलिए आइडिया नहीं होता कि कितना मैटर क्लास में, आज की क्लास में हो जाएगा और कितना नहीं होगा। धीरे धीरे आप लोग सपोर्ट करोगे, निश्चित रूप से आगे भी बढ़ेंगे और आपको बढ़िया मैटर और बढ़िया तरीके से रीति विज्ञान करवाया जाएगा। साथियों अब सुनो, साथियों ये वाली बात तो काम ही नहीं आई। ये डॉक्टर था और ये वो बाबूलाल था। कौन सा बाबूलाल? खैर बाबूलाल के गुण तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि जो मांगते होते हैं उनकी आजकल ज्यादा बात होती है। इसके बाद में आपने पढ़ा था योकम और सिम्पसन की परिभाषा, एक बार देख लो। ये कहता है कि निदानात्मक परीक्षण वह साधन है जो शिक्षा वैज्ञानिकों के द्वारा छात्रों की जो कठिनाई है ना, उनको ज्ञात करने के लिए निर्मित किया जाता है। वही बात हो गई। यदि साथियों आप बस की बात करो तो बस क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जो साधन है, जैसे बस, उसी प्रकार ये भी तो साधन है। आपकी जो कठिनाई आई थी ना,
उन कठिनाइयों को ज्ञात करने के लिए निर्मित किया जाता है ताकि पता पड़ सके। ये ढंग से याद हो गई। और ये गुण की परिभाषा देख लो। गुण क्या बोल रहा है कि जो निदान का अर्थ बताओ कि अधिगम संबंधी आपकी जो कठिनाई थी ना, जो कमियां थी ना, उनके स्वरूप की बात करता है। इसको भी बढ़िया तरीके से पढ़ा है, बिल्कुल। और सुन लियो, और सुन लियो, परिभाषाओं से क्या निकल के आया, वही बात जो हमने अर्थ में पढ़ी थी। कोई काम का नहीं है, पीडीएफ पर डाल दूंगा। साथियों ये तो मुख्य उद्देश्य है, ये तो हमने पढ़ा है नहीं। अब आ जाओ साथियों, पीडी पाठक की किताब में 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे हैं, दोनों को एजिटिव उठा लिया। सुन लो, ये कह रहा है कि निदान किसे कहते हैं। क्या अधिगम को निदान बोलोगे? ना जी ना। तो क्या शिक्षण को बोलोगे? बिल्कुल नहीं। तो क्या इनमें से कोई नहीं? अरे ना, जब भैया ने इतनी मेहनत की है, आंसर तो है भाई, आंसर तो इसी में है। तो सुनो, कठिनाई का पता लगाना, बिल्कुल यही तो पढ़ा था कि निदान जो है ना, कि मूल कारण बोलो, किसका कोई कमी हो, कोई कठिनाई हो, कोई पिछड़ापन हो, कोई विषयगत मंदता हो, क्या कोई अधिगम संबंधी कोई त्रुटि हो, उसको ही तो निदान बोला था। तो निश्चित रूप से 3 आवेगा। पीडी पाठक का पहला प्रश्न है। और देखो, पीडी पाठक का दूसरा प्रश्न है। साथियों आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़े, इसलिए मैं सारे प्रश्न लेके आ रहा हूं। निदानात्मक परीक्षण से किस बात का पता चलता है? याद करो, पहली बात तो पता से कल एक बात याद की थी, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में हमने डेट याद की थी 26 जनवरी 2008। एक बार और रिवीजन हो गया। और इसको मैंने लिखवा दिया था राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम में, उसकी डेट थी 15 अगस्त 1995। अब आप आज ये नहीं पढ़ रहे, बताओ पता लगता है क्या अधिगम की प्रकृति का लगता है क्या, नेचर ऑफ लर्निंग का? ना जी ना, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हाँ, अधिगम संबंध में कोई त्रुटि होती, कोई कमी होती तो तनिक बता देते, प्रकृति का भैया कोई लेना देना नहीं है। उपाय, अरे कई अर्थ में, कई परिभाषा में कोई सुझाव की बात की क्या, उपाय की बात की क्या, कि कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे भैंस जो दूध नहीं दे रही उसका पता पड़ जावे। ना जी ना, वो उपाय तो निदानात्मक परीक्षण है। तो इससे भी पहले चला गया तो ये भी नहीं आएगा। उपचार तो तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे। उपचार तो शिक्षण की बात करता है और निदानात्मक तो परीक्षण की बात करता है। अरे आंसर क्या हो गया? कठिनाई का। कठिनाई बोलो, कमी बोलो। और सुन लियो, बताओ कि निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य। साथियों उद्देश्य नहीं पढ़ाए, इसलिए इस प्रश्न को साथियों नहीं करवाऊंगा। फिर भी आप लोग देखो, कर दोगे आप। बताओ उद्देश्य क्या है? क्या कमजोरियों का पता लगाना, या फिर सभी विद्यार्थियों के उपलब्धि से तो साथियों कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इसमें और उसमें साथियों उद्देश्यों का अंतर है। और यहां पर यह भी गलत है, यह भी गलत है साथियों। ये आंसर है। जब आप लोग इसका, जब मैं मुख्य उद्देश्य पढ़ाऊंगा ना, तो ढंग से पढ़ोगे। बता दो, आ गया वो प्रश्न सोने वालों के लिए। सोने ले कि देवता ले पीडीएफ और जाके सोने दे। भैया पीडीएफ दे दो और हमें सोने दो। मैंने भी बोल दिया कि ले पीडीएफ और तू सो भाई। किसको बोला था? भाषा वालों को। पूछ रहा है कि भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। चाहे भाषा हो, कोई भी हो, हमने केवल अर्थ पढ़ा है, उस अर्थ को आप कहीं भी लागू कर लो, कहीं भी लागू कर लो। तो सुनो, क्या बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना? नहीं जी नहीं। निदानात्मक में आपने पढ़ा था क्या कि निदानात्मक परीक्षण का यह उद्देश्य है? देखो, बच्चों को अगली कक्षा में प्रनोट करना। अरे भैंस दूध नहीं देती, उसका कारण की बात करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि भैंस का मालिक कौन है, ये कौन है, आगे इसको पानी कौन पिलाएगा। मतलब बच्चों की जो भाषा की बात कर रहे हो ना, तो भाषा प्रयोग के संबंध में, अरे उसकी कठिनाई हो, कमी हो, उसके कारणों की बात करेंगे। हमें केवल कठिनाई और कारण के मूल कारण का पता लगाना है। रे कहां पर त्रुटि हुई, कहां पर कठिनाई आई, कहां पर कमी आई।
आंसर नंबर 2। साथियों उद्देश्य वाला प्रश्न था, जब मैं उद्देश्य करवाऊंगा ना ढंग से कर दोगे। 4 में बी, वेरी गुड। बता दो नैदानिक परख पत्र बनाने की आवश्यकता। परख पत्र का आप यहां पर ये ले लेना परीक्षण। आप निदानात्मक परीक्षण बनाते हो ना, इसकी आवश्यकता क्या है बताओ। क्या प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए ना, कमी बताओ, कठिनाई बताओ। आप प्रतिभाशाली हो कोई मतलब ना है, हमें कोई मतलब नहीं है। नैदानिक परीक्षण बोलता है मूल कारण बताऊंगा किसका, कोई त्रुटि हो, कमी हो, कठिनाई हो, विषयगत मंदता हो, पिछड़ापन हो। फिर वही आ गया भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। साथियों ये आया था हिंदी में, शायद पिछले साल था, या तो 2021 वाला प्रश्न है या 18 वाला है, देखना ये हिंदी से उठाया गया है। लेकिन मैं एक बात को आपको वादा कर रहा हूं, केवल निदानात्मक परीक्षण पढ़ो, सब्जेक्ट कोई सी हो कर दोगे। निदानात्मक परीक्षण के बाद किसकी जरूरत पड़ती है भैया? आपने शुरू में तो ऐसा बताया था कि सबसे पहले तो भैया उपलब्धि आता है, उसके बाद में आता है निदानात्मक, निदानात्मक, और इसके बाद में आता है उपचारात्मक। हमें नहीं पता कि उपचारात्मक क्या होता है, क्योंकि भैया पढ़ाया ही नहीं। लेकिन इतना तो पढ़ाया था रे कि उपलब्धि के बाद में निदान आवेगा और निदान के बाद में उपचारात्मक आवेगा। और ये यही तो बोल रहा है कि निदानात्मक परीक्षण के बाद में क्या आवेगा भैया? उपचारात्मक शिक्षण आएगा। यदि पूछता ना कि निदानात्मक परीक्षण से पहले क्या आवेगा, तो भैया बता देते उपलब्धि आवेगा, क्योंकि निंदा करने वाला, नींद लेने वाला बीच में आता है। और साथियों इसकी निंदा इससे और इसकी निंदा इससे करता है, ऐसे याद कर लेना, कर्म यही है। और सुनो, भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण क्यों कराया जाता है? अरे क्यों कराया जाता है? यही तो गाथा गा रहे हैं, उनकी जो कमजोरी होगी ना उनका पता लगाने के लिए, यदि कोई कठिनाई है ना उसका पता लगाने के लिए, कोई विषयगत मंदता है ना तो उसका पता लगाने के लिए, यदि उसका कोई पिछड़ापन है ना तो उसका पता लगाने के लिए। मतलब ए 1 और 2 दोनों सही है। बी कौन बता रहा है? इसका बी कौन बता रहा है? इतनी देर से बोल रहा हूं, चाहे कठिनाई हो चाहे कमजोरी हो, एक ही तो बात है। उसका मूल कारण छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना। कमजोरी का पता लगा रहे हो और कठिनाई का पता लगा रहे हो, ऐसा नहीं हो। चाहे त्रुटि हो, त्रुटि में भी तो यही आंसर आएगा। कर दिया ना कंफ्यूज, हो गए ना कंफ्यूज? नहीं हो ना। मूल कारण में बताया था, मूल कारण किसका? कोई कमी हो, कोई कठिनाई हो, कोई त्रुटि हो, कोई विषयगत मंदता हो, कोई पिछड़ापन हो। याद करो रे पहली वाली कहानी। अगर अभी भी तुम कंफ्यूज होते हो ना तो यकीनन कोई नहीं याद करवाएगा। कठिनाई एक एक शब्द को परिभाषित कर रहा हूं, एक एक बात बता रहा हूं। केवल पढ़ना है, समझना है, बिंब बनाना है, कंफ्यूज नहीं होना, रटना नहीं है। रटने की बात ही बाईती वाली कि जो यदि उपलब्धि परीक्षण समग्र मूल्यांकन है ना, तो हमारा निदानात्मक परीक्षण क्या है? केवल उसका विश्लेषण है। ऐसी बातें याद रखो जो कॉन्सेप्ट हो। पूछ रहा है निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती है, क्या बात कर रहे हो भैया? प्रतिभाशाली छात्रों का क्यों लेंगे भाई? ना जी ना। कमी बताओ, कठिनाई बताओ, त्रुटि बताओ। हाँ, कमजोर बालकों का लेंगे कि उनकी कमजोरी कहां पर है, कमी कहां पर है। जय हो गुरुजी चोमो वाला, वेरी गुड चोमो वालो। यही तो बताएंगे, कमी की बात करेंगे रे, कि कमी का पता बताएंगे कि वास्तव में उसकी कमी क्यों है, कठिनाई कहां पर आ रही, कठिनाई कहां पर आ रही है, त्रुटि क्या है, इसका बता दो। क्या बात है, इसका प्रश्न का जवाब दे दीजिए साथियों, इनाम मिलेगी। इसका बताओ। कह रहा है कि एक विद्यार्थी सामाजिक अध्ययन विषय में, अब इससे तो खुश हो जाओ रे एसएसटी वालों, मेरी क्लास साथियों कोई सी भी सब्जेक्ट वाला हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एसएसटी वालों में कई बार अनुत्तीर्ण हो गया, एक बेचारा टाबर था सामाजिक ज्ञान में फेल हो गया, जीके नहीं आती होगी, फेल हो गया। तो यह जानने के लिए कि सामाजिक अध्ययन की किस विषय में वह कमजोर है, पकड़ लो रे इस कमजोर को। अरे कमजोर है ना, कमी कहां रह गई,
त्रुटि कहां रह गई, कठिनाई कहां रह गई? उसकी विषयगत मंदता की बात है कि विषयगत मंदता में सामाजिक अध्ययन की कौन सी सब्जेक्ट में मंद रह गया? बताओ किस विधि का प्रयोग करोगे? भैया निदानात्मक का। साथियों यहां पर कार्य दे दिया ना, तो याद करो योकम्ब और सिम्पसन की परिभाषा। उसने नहीं बोला था क्या कि भैया साधन हो, भैया कार्य हो, भैया कमी हो, भैया कला हो? देख लो योकम्ब और सिम्पसन काम कर रहा है। कभी पूछना टीचर से कि यह निदानात्मक कार्य क्यों दे दिया? क्योंकि साथियों निदानात्मक परीक्षण को आपने साधन बोला है योकम्ब और सिम्पसन ने, तो उसकी दो अन्य परिभाषाएं हैं। तो उसने दो अन्य परिभाषाओं में साधन की जगह कार्य शब्द का यूज किया है और कला शब्द का यूज किया है, इसलिए यहां पर कार्य दे दिया। याद हो गया? वेरी गुड। बताओ रे, शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों का पता लगा सकता है कैसे? बताओ कहां कहां पर पता लगा सकता है? बता दो। इसको तो फोड़ना है, इसको तो फोड़ना है। क्या कक्षा कार्य में पता लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है। कक्षा में बैठा है, टाबर को कहां कमी रहेगी, कहां पर वो गलती कर रहा है, बता सकता है। अभ्यास कार्य में बिल्कुल वो प्रैक्टिस करता है, उस समय बता सकता है। सही है। बताओ 70 परीक्षा में के परिणाम से बिल्कुल, अरे मैंने परीक्षा ली, 100 नंबर का पेपर था, 20 मेरे को पता पड़ा कि इसको तो जोड़ ही नहीं आ रहे, इसको तो गुणा ही नहीं आ रहे, इसको तो हिंदी में ये संधि नहीं आ रही, इसको तो स्वर और व्यंजन नहीं आ रहा, और सामाजिक ज्ञान में इसको तो इतिहास ही नहीं आता। इससे भी लगा सकते हैं। एक सही दो सही, तो साथियों जब दो सही है, कूट नहीं है, तो चार तो वैसे ही हो गया। और व्यवहार प्रतिक्रियाओं के सतत निरीक्षण अवलोकन द्वारा बिल्कुल, जब कक्षा में बैठेगा तो हर उस प्रतिक्रिया का लगातार निरीक्षण करेगा तो भी बता देगा। शाबाश मेरे शेरों। बता दो निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य। साथियों ये उद्देश्य मैंने करवाए नहीं है, फिर भी आप लोग कर दोगे। जैसे किसी साथियों उद्देश्य नहीं करवाए, इसलिए मैं इस प्रश्न को छोड़ता हूं, ताकि जब मैं उद्देश्य करवाऊं ना तो तरीके से प्रहार कर सकूं। बता दो निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों कमियों के। भैया स्वरूप आ गया ना, तो बताओ यदि रूप अच्छा हुआ तो हमारे घर के सदस्य खाएंगे। सदस्य बोलो, या साथियों आप लोगों को ये वो बोले ना पढ़ते नहीं हो, तो उनको बोलो करो कि मनक को मान जाओ। मनक बोलो, घर के मनक खाएंगे कब? जब रूप अच्छा होगा, और जब रूप खराब होगा ना तो हमारे पशु खाएंगे। किसकी बात कर रहे हो भैया? किसके स्वरूप की? साथियों गुड़ के स्वरूप की। याद हो गया? ढंग से याद करवाया था। परिभाषा याद रखना। कोई पूछे गुमराह करे तुम्हें बावड़ा बनाए, बावड़ा नहीं बनना। परिभाषा दो टॉपिक की याद करेंगे, निदानात्मक की भी और उपचारात्मक की। जरा ये भी बता दो सर्वप्रथम कौन सा परीक्षण होता है? साथियों एक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जब आप कोई मॉडल पेपर देखोगे ना, दुनिया की कोई किताब देखोगे, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। बता दो सबसे पहले कौन सा होता है? भैया आपने तो हमें इतना बताया था कि सबसे पहले तो उपलब्धि होता है, उसके बाद में होता है निदानात्मक, और लास्ट में होता है उपचारात्मक। तो यहां पर उपचारात्मक है, ये तो तीसरे नंबर पर होता है, तो ये तो कतई नहीं आवेगा। और निदानात्मक है, निंदा करने वाला दूसरे नंबर पर होता है, उपयुक्त सभी तो आ ही नहीं सकता। तो ऐसे तो निष्पत्ति परीक्षण बच गया। लेकिन आपने तो बताया था भैया गलत पढ़ा रहे हो। कैसे? आप तो बता रहे हो उपलब्धि परीक्षण, और यहाँ पर तो उपलब्धि परीक्षण ऑप्शन में ही नहीं है। जब उपलब्धि परीक्षण पढ़ाऊंगा ना तो ढंग से बताऊंगा रे, इसी को निष्पत्ति परीक्षण भी बोलते हैं। तो भैया गलत नहीं पढ़ा रहे, निष्पत्ति परीक्षण आंसर निकल के आ गया। और एक बात और लिख लेना कि भाई साहब उपलब्धि परीक्षण को ही निष्पत्ति परीक्षण बोलते हैं, और जब इसको पढ़ेंगे तो ढंग से समझ लेंगे। बता दो इस प्रश्न का जवाब कौन देगा? 4-5 प्रश्न हो रहे, इस प्रश्न का जवाब बता दो। आपके लिए टेक्निकल भैया बहुत मेहनत करते हैं कि कोई मंगता कमेंट गलत नहीं कर दे। बेचारे 12 बज गए, 11 बज गए, सुबह 7 बजे आते हैं और यहां पर बैठे हुए हैं। आप लोग फिर भी ना शेयर करते हो। पढ़ने में तो जोर आता है साथियों। यदि अच्छी पढ़ाई करोगे, 10 बजे 11 बजे भी मेहनत करोगे ना, तो प्रश्न तो आएंगे। एक बार इसका आंसर दे दो और उन भैया को थैंक यू लिख देना। वो भैया आपके 7 बजे आते हैं और बैठे रहते हैं। सोचो 11 बजे की क्लास 10 मिनट लेट हो गई।
और भैया की लुगाई भी तैयारी करी है रीट की। और सुन लो, टेक्निकल भैया के मैडम भी तैयारी कर रही है रीट की, और वो भी क्लास देख रही है। तो एक बार थैंक यू लिख देना। हाँ सुनना, ये कह रहा है कि शिक्षण के दौरान एक मास्टर शिक्षण कार्य करवा रहा है, लेकिन साथियों प्रॉब्लम क्या ही, अधिकांश छात्रों द्वारा जो त्रुटि की जा रही थी ना, जो गलती की जा रही थी, जो कमी थी ना, वो किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधन हेतु उपयुक्त में से कौन सा शिक्षण होगा। ऐसे सुनना, ये पूरी क्लास थी। इस क्लास में अधिकांश बालक क्या कर रहे हैं, लिखित कार्य में उनको संशोधन करवाना है। भाई वो जो लिखने में उनको संशोधन करवाना है, वो कर क्या रहे हैं साथियों, अधिकांशतः सब एक जैसी गलती कर रहे हैं। और जब एक जैसी गलती कर रहे हैं ना, तो साथियों व्यक्तिगत बुलाने का क्या फायदा। आप सोचो, जब ये टॉपिक सभी के सब्जेक्ट में आवेगा, मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं, ऐसे तो नहीं पढ़ा रहा कि L1 वालों को आज पढ़ा दूं, L2 वालों को 2 दिन बाद में पढ़ा दूं, और साथियों सुनो ना, L1 वालों को बाद में पढ़ा दूं, फिर हिंदी वालों को पढ़ा दूं, फिर संस्कृत वालों को पढ़ा दूं। अरे जब कॉमन है ना, अधिकांश लोगों में कॉमन है, तो सामूहिक रूप से पढ़ा रहा हूं ना। तो जब समस्या कॉमन है ना अधिकांश छात्रों की, तो इसको भी साथियों सामूहिक रूप से ही करवाएंगे। एक एक को बुलाकर उस बात को बोलने का क्या फायदा। आ गया समझ में। दीपक वर्मा जी बताऊंगा, आरएस है। दीपक वर्मा जी आरएस है, क्यों कमेंट गलत कर रहे हो। एसडीएम है, नंबर दूं क्या। पढ़ने में तो जोर आता है। बता दो साथियों, इसका आंसर दो कि सतीश जी ने कक्षा 5 के सभी छात्रों का टेस्ट लिया। साथियों टेस्ट लिया और पाया कि 40% छात्र जो है ना वो कमजोर है। वही बात हो गई कि भैंस जो है ना वो साथियों 20 लीटर दूध देती है या 5 लीटर दूध देती है। तो बताओ, मैंने पूछा था रे, एक भैंस 5 लीटर दूध देती है, या ये कहे भैंस कितना दूध देती है। यदि आप इस बात का पता करते हो तो क्या वो निदान था। आपने बोला था नहीं भैया, वो निदान नहीं था, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण में अर्थ में हमने पढ़ा था कि निदानात्मक परीक्षण तो क्या होता है, गुणात्मक होता है, संख्यात्मक और मात्रात्मक नहीं होता। तो सुनो, ये बोल रहा है कि 40% छात्र क्या है, कमजोर है। 40% छात्र साथियों कमजोर है। कमजोर बता रहा है कितने हैं, कितना, मात्रा नहीं, संख्या बता रहा है। ये नहीं बता रहा कि कमजोरी क्या है, कठिनाई की बात नहीं कर रहा, कमजोरी की बात नहीं कर रहा। बात तो कर रहा है, लेकिन बात किसकी कर रहा है, संख्या की बात कर रहा है। इसलिए साथियों इसमें क्या होगा, उपलब्धि परीक्षण। याद रखना, निदानात्मक परीक्षण नहीं आएगा, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण तो साथियों गुणात्मक होता है, रे संख्यात्मक नहीं होता। कमजोर छात्रों की संख्या बता रहा है, ना कि साथियों कोई कमजोरी की बात कर रहा है, कोई कठिनाई की बात कर रहा है, कोई विषयगत मंदता की बात कर रहा है। बता दो, कमजोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। बताओ किसके बाद में, क्या निदानात्मक परीक्षण के पहले या बाद में। आप कहोगे भैया बाद में, ये तो 3 प्रश्न करवा दिए। अब तो गलत नहीं होगा कि उपचारात्मक शिक्षण पता नहीं क्या होता है भैया। हमने तो आपने ना तो पढ़ा है ना हमें पता है, लेकिन इतना पता है कि जो ये होगा ना, ये 3 नंबर पर आता है। तो साथियों 2 नंबर के बाद में होगा, और 2 नंबर पे तो निदानात्मक परीक्षण आता है, 1 नंबर पर उपचारात्मक शिक्षण आता है। आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। बता दो, भाषा में निदानात्मक परीक्षण। भैया वही बात, भाषा में निदानात्मक परीक्षण की बात है ना। चले जाओ कि भाई PDF, क्योंकि भैया हमें तो सोने दो। तो सोनेल, जो सोनेल की परिभाषा, क्योंकि सुनो, भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है। साथियों दोष बोलो, कमी बोलो, त्रुटि बोलो, कठिनाई बोलो, यदि उनको खोजता है, अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रकृति नहीं कर पाते। ये परिभाषा किसकी है, अरे भैया सोनेल की है। क्योंकि सोनेल में हमने याद किया था कि भाषा में
भाषा में निदानात्मक परीक्षण की बात कौन करता है? भाषा में निदानात्मक परीक्षण की बात कौन करता था? सोनेल। याद किया था भैया, क्लास नहीं लेंगे, पीडीएफ दे दो मैं और हमें सोने दो। मैंने बोला सो ले और ले पीडीएफ। साथियों लास्ट क्वेश्चन है शायद, बिल्कुल आज का लास्ट पर्सन। इसका आंसर कौन देगा? ये कहता है ये परीक्षाएं किसी भी विषय की समग्र उपलब्धि नहीं करते। कौन सी परीक्षा की बात कर रहा है? निदानात्मक वाली। मतलब यदि भैंस ने दूध नहीं दिया तो आप दूध नहीं देने का मूल कारण का पता करोगे, कंप्लीट भैंस का नहीं। वही कह रहा है कि समग्र उपलब्धि नहीं करते, बल्कि उस विषय के उशिष्ट उपविभाग की उपलब्धि बताता है, जिससे छात्र की कठिनाई का पता लगाया जाए। एक बात तो ये बोला, लेकिन इसको छोड़ो, दूसरी सुनो। ये कहता है कि यदि उपलब्धि परीक्षण, पेन बदलते हैं ना, कि यदि उपलब्धि परीक्षा क्या है? समग्र मूल्यांकन है ना। तो साथियों हमारा जो निदानात्मक परीक्षा है उस मूल्यांकन का क्या करता है? विश्लेषण करता है। इतना सा याद रख लेना कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? विश्लेषण होता है। वो कथन में देगा कि क्या निदानात्मक परीक्षा आकलन होता है, तो आप बताना कि मंगते नहीं होता। अरे निदानात्मक परीक्षण तो क्या होता है? विश्लेषणात्मक होता है रे, विश्लेषण होता है। किसने बोला था? इस बाइटी ने। साथियों ये हमारा निदानात्मक परीक्षण पूरा हुआ। निदानात्मक परीक्षण की आज की क्लास पूरी हुई। हल्का सा मैं कनेक्ट करता हूं, सुनना। हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण के साथियों 6 टॉपिक पढ़ेंगे, 6 बिंदु पढ़ेंगे साथियों। 6 बिंदु में से पहला बिंदु था अर्थ, दूसरा बिंदु था परिभाषा। 4 बिंदु का अध्ययन हम कल करेंगे। 2 बिंदु मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, कल आते ही पहले इसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे। यदि कोई सवाल हो तो 2 मिनट कमेंट कीजिए, फिर चलते हैं। साथियों सपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ नेगेटिव लोगों को ये बात नहीं पच रही कि भैया 10 बजे आते हैं, इनको याद करवा के चले जाते हैं। मैं ये बोल रहा हूं, आपका कोई रूममेट हो, कोई साथियों, पूछना आरटी एक्ट में जितना आपको आता है ना, आता नहीं। सुनो, याद तो उसको भी होगा लेकिन क्लियर नहीं है। याद करना और क्लियर करना रात दिन का फर्क है। आपको वो कोई भी कथन बना कर देगा ना, कर दोगे, क्योंकि बिंब बना हुआ है। मैंने चैनल पर डाल रखा है 7 मिनट में पूरा आरटी एक्ट का रिवीजन, केवल और केवल 7 मिनट में। जब कभी लगे खाना खा रहे हो 2 की स्पीड में देख लेना, 3.5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। 3.5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। और आज की क्लास ना केवल 1 मिनट में, पूरी क्लास का 1 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है साथियों। अब एक बात और, सभी साथियों को नीचे कमेंट करना होता है क्लास अपलोड होते ही, ताकि आप लोगों का नाम याद हो जाए। धन्यवाद।